अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। और मेरे साथ आज बड़े अहम मेहमान हैं एक, और एडवाइस मैंने उनसे लेनी है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि अब हमें लग ये रहा है कि हिंदुस्तान कोई ना कोई मौका ढूंढ रहा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, और उसको लग ये रहा है कि उसके पास अमरीकी हमायत है और उसकी वजह से वो गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलाके के ऊपर बाकायदा हमला कर सकता है, और उसको जोर ज़बरदस्ती लेने के चक्रों में है वो कि वंस फॉर ऑल इस मसले को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हमारी तरफ मुकम्मल खामोशी है। हमारी तरफ से जो न्यूज़ आती हुई आती है कि आज बिला इश्तियाल फायरिंग होगी जी, उसमें 2 लोग शहीद हो गए, 5 जख्मी हो गए, सिविलियन शहीद हो गए, औरतें हैं, बच्चे हैं, ये वो। लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे। बहुत हो जाता है, कभी हमको जवाबी कार्रवाई करते हैं, हाई कमीशन को बुलाते हैं और उसके साथ एहतजाज एक रिकॉर्ड करा देते हैं। 1264 जो है वो तो मुझे ही याद है को 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर एहतजाज हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। हिंदुस्तान में किसके कानों पे वो जूं रेंग रही है। मुझे ज्वाइन किया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े नोन पर्सनैलिटी है, दफाई तज्जियाकार है। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब ये हो क्या रहा है? हो तो बहुत कुछ रहा है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसको सही तरीके से नोटिस नहीं ले रहे। एक तो ये कि भारत के जो बड़े मंसूबे हैं वो उन पर लगातार अमल पैरा है, और एक के बाद दूसरा जो उनका जो माइलस्टोन कह लीजिए, जो चेकलिस्ट है वो उसको काट रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपको याद हो तो मोदी ने पिछले दिनों पिछले साल एक तकरीर भी की थी जिसमें उसने कहा आर्टिकल 37 चेक, फलाना चेक, ये नहीं करता गया काम सारा। अब अगर आपको याद हो, मैंने अभी के चैनल पे एक मजमून भी लिखे थे 2 के भारत, अगर हमने भारत को एक कश्मीर हजम कर लेने की इजाजत दे दी तो नेक्स्ट स्टेज पे फिर गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारा आजाद कश्मीर का ये होगा। क्योंकि एक तो वो कश्मीर का खत्म करना चाहते हैं, और यही वजह थी कि पहले दिन से ही जब दो मुल्क नाज़े वजूद में आए तो कश्मीर उनको दिया गया था। अब वो उसको बाकायदा उनका ख्याल ये है कि भारत इनकम्प्लीट है बगैर कश्मीर के, और वो कश्मीर पूरे पे कब्जा करने के बाद आप दरिया जेलम पे बैठ के वो फिर पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं। और जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है चीन का, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। और ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिसपे भारत और अमेरिका मुत्तफिक है। यहाँ पर आपको ये भी मैं याद दिलाता चलूँ कि जो उनके पिछले वजीर खारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन, उन्होंने एक बयान दिया था, वो फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया कि दुनिया को 2 निज़ामों का इस वक्त सामना है, और दुनिया को इसे सेट करना पड़ेगा किस निज़ाम से चलना चाहते हैं। एक तो हमारा निज़ाम है जो हम लोगों की आज़ादी सल्ब नहीं करते बल्कि उनकी डेवलपमेंट करते हैं, और चीन का निज़ाम है जो लोगों की आज़ादी सल्ब करता है। उन्होंने फिर ये श्रीलंका के पोर्ट की मिसाल भी दी थी। तो अब इन 2 निज़ामों की जो जंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा इसके इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आप वन बेल्ट वन रोड से सी पैक को निकाल दें तो फिर वन बेल्ट वन रोड मंसूबा जो है वो ध्यान से नीचे गिर जाएगा। अमेरिका इसको समझता है, चीन भी इसको समझता है, और अमेरिका और भारत मिलकर ये काम खत्म करना चाहते हैं। और फिर जो ग्वादर की पोर्ट है, जो जिसपे बहुत दिनों से ही बल्कि कई सालों से अमेरिका की निगाह है, वो फिर चीन के हाथ से निकल जाएगी, और यहाँ पर जो अमेरिका का तसल्लुत है बहर हिंद पे, वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो जो चीन की जो तेल सप्लाई होती है या चीन की तिजारत है बहर हिंद से, उसको वो रोक सकते हैं। तो ये बड़ी गेम है जिसमें पाकिस्तान एक सब प्लॉट है। तो अब मुझे बताएं कि चाइना, और अगर शुक्र है, मैं तो कहूंगा कि चाइना और इंडिया की जरा कोई कुसुन्मुखी शुरू हुई है वहां पे, उससे इंडिया थोड़ा सा दूसरी साइड बिजी हुआ है, वरना अभी तक तो हमारे पास जंग आ गई हुई थी। जी आपकी बात सही है, और चाइना ने भी बड़े सोच समझ के मूव किया है जो भी किया है। ऊपर से अगर देखिए बखान कॉरिडोर जो बड़ा मशहूर था, लेकिन आजकल नजर सोजल है, वो भी इन प्ले आएगा बहुत जल्दी, क्योंकि चीन ने अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, और ईरान में उसने अपने तकरीबन 2 डिवीजन 2 ब्रिगेड फौज भी मुतय्यन करने का ऐलान किया था। अब जो चीन ने मूव किया है, चीन ने ऊपर से लेके लद्दाख, फिर आप देख लीजिए नेपाल की जो हो रहा है, कल नेपाल और भारत ने फायर एक्सचेंज हुआ है, ये पहली दफा हुआ है कि इस कदर ज्यादा टेंशन बढ़ी है उसके ऊपर। और जो रूट जो भारत ने तामीर किया था नेपाल की इजाजत से, अब वो रूट नेपाल उनको इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, वो कैलाश माउंटेन्स पे जाने के लिए। ये देखें तो सिक्किम पे जो भारत के
डिफेंसेस थे वो बाईपास हो चुके हुए हैं। और ये चीज और भी मैं आपके प्रोग्राम के आपके साथ से आपके नाज़रीन को बताता चलूं कि बांग्लादेश में भी चीन ने तकरीबन $25 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और वक्त दूर नहीं है जब बांग्लादेश जो खुद एक बहुत बड़े मसले का शिकार हो रहा है, जब भारत ने पिछले साल वो सिटीजनशिप रिवोक कर दी थी बहुत सारे सो कॉल्ड असामीज की, वो बंगाली थे जिनको भारत खुद लेके आए थे 70 में। तो रिकॉर्ड तो उनका 17 लाख फैमिलीज का कह रहा है, लेकिन एक्चुअली 42 लाख फैमिलीज हैं जिनको उन्होंने बेक वक्त एक कानून के जरिए उनकी शहरियत मनसूख कर दिया। वो एक्चुअली बंगाली है। वो अगर वापस जाते हैं तो फिर बांग्लादेश तकरीबन ये करोड़ 1.5 करोड़ लोग बनते हैं, इनको ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते। तो बांग्लादेश का भी एक मसला उनके सामने है। फिर भारत जो कोशिश थी उसकी कि भाई तिब्बत को किसी तरीके से थ्रेटन करे, चीन इसकी इजाजत कभी नहीं देगा। चीन वन बेल्ट वन रोड के जो मंसूबा है उसको थ्रेटन होने की इजाजत कभी नहीं देगा। और ये वो मुकाम है जहाँ पे चीन और पाकिस्तान के नुक्ता नजर में यकसानियत के अलावा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है दोनों का इसमें। तो चीन की जो मूवमेंट है ये बड़ी सोचे समझे मंसूबे के तहत है। उन्होंने जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं भारत की उनको थ्रेटन कर दिया है। ऊपर से लद्दाख में काफी सारे इलाका जो प्रॉब्लम एक और है जल साहब, माजरत के साथ प्रॉब्लम एक और है, यानी जो कुछ कर रहा है चाइना कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमारा रोज वायलेट हो रहा है, रोज हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? देखिए इस वक्त पाकिस्तान का एक बेसिकली तो हमेशा से एक दिफाई रोल में रहे हैं, हमारा कोई बड़े अज़ाइम नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की बका का मसला है। कश्मीर जो है ये चीफ भी कह चुके हैं और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात की है। बात करना काफी नहीं है ना? मैं इस पे यकीन से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज नहीं कल नहीं परसों पाकिस्तान को ये जंग पाकिस्तान की है और ये पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान को लड़नी पड़ेगी। अब हालात ऐसे होते जा रहे हैं जो पाकिस्तान के फेवर में हैं, और अगर आज पाकिस्तान इसका फायदा नहीं उठाता तो शायद फिर ये 62 के बाद जो दूसरा मौका है, इसके बाद पाकिस्तान को ना सिर्फ एक मौका नहीं मिलेगा। तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि अमेरिका हमारे रीजन में टोटल इंडिया को सपोर्ट कर रहा है जो कि हमारा दुश्मन है, तो हमें फिर अपने अलायंसेस रिविजिट करने चाहिए। जी मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अभी ऑप्शन पाकिस्तान की बड़ी लिमिटेड थी और पाकिस्तान ने बड़ी सही इसको चुन भी लिया है। चीन के साथ है, चीन और रूस के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और यही वो मीटिंग पॉइंट है जहां पे आज नहीं कल मेरा ख्याल है रूस भी शायद इसमें कूद पड़ेगा, क्योंकि रूस के वफादात भी इसी से मुंसलिक हैं कि वन बेल्ट वन रोड थ्रू पाकिस्तान, सी पैक थ्रू अफगानिस्तान, फिर रूस और रूस से फिर ईरान, ये जो लिंक्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे इंटरनेशनली। और बहरा हिंद में अमेरिका की जो बढ़ती हुई इजारादारी है उसको रोकना पड़ेगा उसको। तो इसलिए पाकिस्तान भी मैं समझता हूं कि हमारे जो लीडरशिप है इस बात को समझ चुकी है और चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो आम नौइयत के नहीं हैं, वो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात से भी बढ़कर हैं। तो मुझे उम्मीद ये है कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि चीन की सपोर्ट कर रहा है, नजर आ रहा है हमें, बल्कि कुछ वक्त की बात है जब कश्मीर से जब भी लॉकडाउन उठेगा कश्मीर में आग लगेगी और इल्जाम तो खैर लॉकडाउन अभी तक तो नहीं उठा। आप देखें कितना अरसा हो गया, किसी बेशरम को वहां शर्म ही नहीं आ रही है, तो ये तो उम्मीद करना ही बेकार है कि लॉकडाउन खत्म होगा। कल इंटरनेट भी बंद कर दिया उन्होंने। जी मैं इधर से उम्मीद नहीं रख रहा, भारत से मुझे उम्मीद नहीं है। भारत के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 भारत की इकोनॉमी जो तबाह हो रही है, नंबर 3 जो चीन का बढ़ता हुआ दबाव है। अभी कल परसों ही उनकी मीटिंग हुई है इनके डिफेंस मिनिस्टर की और सारे चीफ्स की कि 2 फ्रंट वॉर हम पे मसलत हो गई है और भारत का मसला ये है कि उसने तकरीबन 90% फौज पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रखी है। लेकिन इसमें एक तो बात बड़ी क्लियर है ना कि देखें एक बड़ा स्ट्रांग एलाई जो मिडिल ईस्ट का है वो इजराइल है, तो इजराइल खुलकर इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारे जो मिडिल ईस्टर्न एलाइज हैं वो खुलकर हमारे पास आएंगे नहीं, तो हम तो बिल्कुल इतने को हम अच्छी पोजीशन में नहीं है जितना आप कह रहे हैं। देखिए इजराइल में भी एक पिछले दिनों डेवलपमेंट हुई है और ये पॉम्पियो काफी दिन वहां पे बैठा रहा है। वो जो वेस्ट बैंक है उसको एनेक्स करने का प्रोग्राम था उनका, लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुलतवी हो गया है। चीन ने इजराइल में भी बहुत बड़ा एक काम कर दिया है, तकरीबन 300 किलोमीटर की उनको रोड बना के दी है, उनकी पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है। तो चीन ने इजराइल के साथ जो ताल्लुकात थे, इजराइल को इस खित्ते में न्यूट्रलाइज करने के लिए चीन मूव कर रहा है। इजराइल डेफिनेटली इस तरीके से खुल के चीन के साथ नहीं आएगा,
اور اگر چین اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسرائیل جو اس ریجن میں جس طریقے سے انٹرفیئر کر رہا تھا بھارت کے ساتھ مل کر وہ شاید کم ہو جائے گا اس میں. تو اس صورت میں پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر ٹریڈ کرنا چاہیے, لگ جائیں سینکشن لگ جائیں پھر, لیکن اگر ہم اپنے ریجن میں سیکیور ہیں تو پھر ہمیں ضرورت نہیں کسی اور کی. جی مبشر آپ نے بالکل صحیح کہا. پچھلے سال جب پرائم منسٹر چیف اور سارے پاکستان کا ہیار کی ایران گئی تھی, اس کے بعد سے جو میری رپورٹس یہ ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے اور یہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے. ہمارے تعلقات میں بہتری کا جو گراف ہے, اس میں ایک تو جو بارڈر مینجمنٹ تھی اس میں دونوں ملکوں میں اتفاق ہو گیا ہوا ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کا کافی حد تک اتفاق ہے. ایران اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ لنکڈ ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور پڑا اور اس میں ایران کا ہاتھ ہوا تو ایران بھی تباہ ہو جائے گا. ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے اب, اور اسی طریقے سے اگر ایران میں امریکہ کچھ کرتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو بہت شدید ہوگا. اس لیے پاکستان بھی اس بات کو سمجھ رہا, دونوں ملک کا بھی اس طرح مل کے آ رہے ہیں. اور پاکستان شاید یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے پرانے دوست تھے, جو ہمارے سو کالڈ بھائی بھی تھے, ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ بھئی اگر پاکستان کے اور ایران کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ان کا نقصان نہیں ہوگا, ان کا شاید فائدہ ہی ہوگا. اس میں پاکستان کا بہرحال فائدہ ہے. اور ترکی ایک پلیئر ہے جس کو میں نہیں بھولنا چاہیے. پاکستان ترکی کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ترکی ایران کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے موو کر رہا ہے. تو ایران کے ساتھ پاکستان کو ڈیفینیٹلی سینکشن یا نو سینکشن, پاکستان کو اس حد تک ضرور آگے نکلنا چاہیے جہاں پاکستان کا نقصان نہ ہو. اور ایران کے ساتھ مل کر چین چونکہ ایران میں پہنچ چکا ہوا ہے, ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. انہوں نے ایک ٹرین بھی موو کی تھی پچھلے سال, 14 دنوں میں چین سے وہ ایران پہنچی ہے. تو 400-450 بلین ڈالر کے معاہدات ہوئے ہیں ان میں. اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ تقریباً 2 بریگیڈ فوج وہاں متعین کرنے کا چین نے اعلان کیا ہے. تو چین اگر ایران میں اس طریقے سے آ رہا ہے اور چین پاکستان کے تعلقات تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے, تو پھر ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری نیچرل ہے اس میں. جن صاحب یہ سب کچھ اچھی بات ہے, لیکن آپ ایکسٹرنلی دفاع اس وقت اپنا اچھا کر سکتے ہیں جب آپ انٹرنلی مستحکم ہوں اور سارے ایک پیج پہ ہوں. مجھے تو یہاں حکومت جو ہے خود پوری حکومت ہی آپس میں ایک پیج پہ نظر نہیں آتی ہے, اور کووڈ-19 کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی نہ لگ جائے کسی طرح سے, کیونکہ اور جو حالات ہونے والے ایک ہفتے کے بعد وہ آپ کو ہی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. تو اور ادھر میں ISPR کی ریلیزز وغیرہ دیکھتا ہوں تو آرمی چیف جو ہے وہ افغان پریزیڈنٹ کو مل رہے ہیں, یہ وہ, تو کیا ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کام کرنے چھوڑ دیے انہوں نے, اور وہ صرف پالیٹکس کر رہی ہیں یہاں پہ, ملک کا چھوڑ دیا سب نے؟ دیکھیے پاکستان کی اس وقت جو سب سے بڑی کمزوری ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ ہے انٹرنل سٹیبلٹی پاکستان میں نمبر 1 نہیں ہے. نمبر 2 جو ہماری گورنمنٹ ہے اس وقت, حکومت ہماری جو ہے, ان کی پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں شاید عمران خان آپ کو تنہا نظر آتے ہیں اس میں. تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اندرونی طور پر کمزور ہے. ایک تو اکنامک ویکنس تو ہماری ہے ہی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی ہماری یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور جس طریقے سے ہماری حکومت کے معاملات ہیں وہ جو کوہیژن کے ساتھ وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. 6-7 گھنٹے کیبنٹس کی میٹنگ ہوتی ہیں لیکن فیصلے اور ان سے آگے بڑھ کے ملک کی بہتری یا گورننس میں بہتری آپ کو نظر نہیں آتی. یہ وہ کمزوری ہے جو شاید پاکستان کے لیے اس وقت بہت نقصان دہ ہے. آپ نے جو چیف کی وزٹ تھی افغانستان کے وہاں پہ بات کی ہے, بیسیکلی تو ہمارے پرائم منسٹر کو لیڈ کرنا چاہیے سارا جو ہے, لیکن وہ شاید اس وقت یہ جو بات چیت افغانستان کے ساتھ چلی ہے اس میں زیادہ تر میرا خیال ہے ملٹری اور انٹیلیجنس معاملات کی زیر بحث تھے, اس لیے چیف اور DISI وہاں پر گئے ہیں. بہرحال اگر پرائم منسٹر خود اس کو لیڈ کریں اس سارے خطے میں امن کی کوششیں, جو پاکستان میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے, تو دنیا میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. غلام موسیٰ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ نے سنا ان کی زبانی کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کیا کیا خطرات ہیں. اس صورت میں ہمیں سب کو یکجا ہونا ہے اور ایک پالیسی کے تحت کام کرنا ہے, کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور کسی نہ کسی بہانے وہ ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے. Are we prepared for it as a nation or not? اس کا جواب تو آپ نے دینا. اللہ حافظ.